प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने सवाल नंबर 4 तक एकदम डिटेल में चर्चा कर लिया था और हल भी कर लिया था, और उसमें कुछ होमवर्क दिए थे। उम्मीद है कि आप सभी उसमें का सभी सवाल कर लिए होंगे। हो गया है क्या? सबसे हो गया है? वेरी गुड। कहीं कोई समस्या नहीं ना आया? एक आध सवाल है जिसमें कैलकुलेशन आपको बढ़िया मिला होगा, लेकिन आपको मैं चाहता हूं कि आप घर पे जाएं और खुद से मेहनत करके कम से कम अगर 2 से 3 सवाल भी अगर इस समय का डेट में आप लगाते हो, मतलब आप बेहतर काम कर रहे हो। समझ रहे बात को? आज हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7। इन दोनों सवालों, तीनों सवालों पर चर्चा करेंगे और देखना ये क्लास कितना शानदार होने वाला है। कुछ जरूरी बातें आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से काम चलता है। याद रखना ध्यान से। सवाल को हम पढ़ रहे हैं और पहले सवाल को समझो। ये सवाल मात्र आपको 1 से 2 नंबर में पूछेगा और आपको नहीं मालूम है तो कर नहीं पाओगे, हालांकि है बहुत आसान। क्या है सवाल? हमसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब जो n है वो क्या है? एक हमारा प्राकृतिक संख्या है। क्या है? के लिए संख्या 6 पर घात n, 6 पर घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब आप में से मुझे ये बताओ, कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि ये सवाल हमसे पूछ क्या रहा है? नहीं समझ में आया ना? अब थोड़ा ध्यान से बस देखो और सुनो और समझो कि सवाल हमसे कहना क्या चाहता है। हमसे ये कह रहा है कि अगर ये बताइए कि अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि जैसे यहां पर कह दिया उसने कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n है वो एक हमारा प्राकृतिक संख्या काम कर रहा है। क्या है कि n जो है हमारा प्राकृतिक संख्या है। क्या है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए बहुत दूर तक जाएगा। ये हमारा एक प्राकृतिक संख्या के तौर पे काम कर रहा है। क्या? केवल n का मतलब यहां प्राकृतिक संख्या से है। समझे बात को? अब ये क्या है कि क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर घात n, 6 पर घात n का मतलब, थोड़ा ध्यान सुनना, इसका ये कहने का मतलब है कि अगर अगर हम कह रहे हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर घात n, तो जब 6 का नाम लिया है तो 6 पर घात n की जगह पे एक बार हम 1 रख सकते हैं, 6 पर घात n पर 2 रख सकते हैं। मतलब जो यहां लिखा हुआ है 6 पर घात n, समझ रहे बात को? तो n हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? n हमारा एक प्राकृतिक संख्या है और उसने बोला है, क्या बोला है कि 6 पर घात जो n है उस n की जगह पे एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 3 रखो, 4 5 6, ये पूरे प्राकृतिक संख्या में से किसी को भी रखा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 रखे, n की जगह पे फिर 2 रखे, फिर यहाँ पे n की जगह पे 3 रखे, फिर n की जगह पे 4 रखे। पहले यहां तक चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे उसका। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि 6 और गुणे 1 ही कह सकते हैं, मतलब क्योंकि अगर ये कहता है तो ये 6 ही हो सकता है। और इस पर कह सकते हैं कि 6 गुणे 6, इसको कह सकते हैं कि 6 गुणे 6 गुणे 6, इसको कह सकते हैं 4 बार 6 गुणे 6 गुणे 6, मतलब अगर 4 बार है तो 4 बार, 3 बार और 3 बार, यही मतलब है इसका। अब देखो 6 का यही आंसर आ गया, 6 का ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 6 का 36 और 36 में 6 से गुणा कराएंगे तो 216। अब यहाँ देखो 216 में 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? कितना? हाँ 1296 गुणा कराइए, 226 में 6 से गुणा कराएंगे तो 1296 आपको मिलेगा। अब सवाल क्या कहना चाह रहा था? सवाल हमसे कह रहा था कि अगर 6 पर घात n है और n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब n की जगह पे 1 रख के चेक करना है, 2 रख के चेक करना है, 3 रख के चेक करना है, और कह रहा है कि अंक क्या 0 पर समाप्त हो सकती है? 0 पे समाप्त होने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब 6 पर घात अगर 1 2 3 4 5 में से कुछ भी रखा जाए तो उसके अंत में क्या मिलना चाहिए? या तो 10 मिल जाए, या तो हमको 20 मिल जाए, या तो हमको 30 मिल जाए, या तो हमको 40 मिल जाए। ध्यान सुनना, 0 पर समाप्त होने का मतलब लास्ट में क्या मिलना चाहिए? और यहाँ लास्ट में क्या मिला? 36, सॉरी 6 6 6, देख रहे हैं क्या? और ये कह रहा है कि 6 6 नहीं चाहिए, हमको 0 चाहिए। क्या चाहिए? 0। अब ये कह रहा है कि अगर इस 6 पर घात जो n लिखा हुआ है, इस n की जगह पे एक बार हम 1 रख के चेक करेंगे, प्राकृतिक संख्या में से 2 रख के चेक करेंगे, 3 रख के चेक करें, 4 रख के, 5 रख के, कोई भी प्राकृतिक संख्या रख करके हम चेक करना चाहें
आइए 6 पर घात कितना है? ठीक बा भैया, ध्यान सुनिए। हम कहेंगे कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 और गुणे क्या आएगा? 1 2 3 4 5। आप बताइए, इसको गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। हाय देखो 6 का 6 में गुणा करोगे 6 क्या? मतलब 1296 में 6 से गुणा कराओ तो 6 के 36, 6 9 54 और 54 और 3 कितना होगा? 57 का हो गया 7। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 6 2 12 और 12 5 17 का फिर 7, फिर हो गया 1, मतलब 6 1 कम 6 और 6 1 7776। कहाँ जीरो भैया? भाई 5 का 6 गुणा करेंगे 6 30 हो जाएगी। दिमाग बहुत लगाता है। और इसका दोनों का मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, उतना टाइम मल्टीप्लाई में लिखने के बाद गुणा कराना है। तो समझो क्या हम समझा रहे थे? हम ये समझा रहे थे कि ये सवाल हमसे ये कहना चाह रहा है कि अगर 6 पर घात अगर हम 1 रखते हैं या 2 रखो या 3 रखो या 4 रखो या 5 रखो या 6 रखो या कोई भी प्राकृतिक संख्या रखो और उसको एक्सपेंड करेंगे, उसको जब खोलेंगे, उसको जब मल्टीप्लाई में उसको एक्सपेंड करके आगे बढ़ाएंगे तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जबकि क्या मिल रहा है? केवल और केवल हमको 6 मिल रहा है। और सवाल हमसे कह रहा है कि जब 6 पर घात या तो 1 रखो या तो 2 रखो या तो 3 रखो तो उसके अंत में क्या मिलना चाहिए? 0 0 0 और 0, केवल और केवल 0। चाहे वो कितना भी लंबा संख्या है, लास्ट में हमको क्या मिलना चाहिए? ये वो सवाल हमसे कहना चाह रहा है। अब थोड़ा हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि कब कौन सी ऐसी संख्या है जिस पर हम जब इस प्राकृतिक संख्या की जगह पर कोई संख्या रखेंगे तो लास्ट में हमको 0 मिलेगा। ये तो इस पर तो आएगा नहीं, तो इसको थोड़ा देखा जाए। अब इसको अभाज्य गुणनखंड निकालिए 10 का, क्या निकलेगा? 2 से करेंगे तो ये आएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो क्या आएगा? यही ना आएगा। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं कि 10 को कहेंगे भैया कि 2 गुणे, ठीक बा। 20 को निकालिए तो 20 को करेंगे 2 से तो ये आएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर 2 से करेंगे तो 1, तो ये क्या निकल गया? 20 को हम लिख सकते हैं क्या कि भाई 2 गुणे क्या लिख सकते हैं? ठीक बा। 30 को करिए तो 2 से करेंगे तो 30, ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे इसका क्या निकल जाएगा? यानी कि 30 को जब हम किए तो 30 का क्या निकल गया भैया कि 2 गुणे 3 गुणे क्या मिल गया? 40 का करके चेक करते हैं। 2 से करेंगे तो आएगा 20, 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 10, फिर 2 से करेंगे तो 5 करेंगे तो 1। यानी कि अगर हम 40 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये हमको मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या मिल गया? आपको एक चीज इसमें दिखाई दे रहा है क्या? ध्यान सुनना, आप समझो। आप इस तीनों को 10 20 30 और 40 50 का भी करोगे, 60 का भी करोगे, 70 का भी करोगे, 80 का भी, मतलब जिस भी संख्या के अंत में अगर 0 है, मतलब जिस भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 है, आप कभी भी जब उसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो उसमें दो अंक तो डेफिनेटली होगा। 2 अंक उसमें हमेशा, मतलब हमेशा उसमें रहेगा। मतलब 2 और 5, ध्यान सुनना। 10 का जब अभाज्य गुणनखंड किए 2 और 5 मिल गया। 20 का किए तब भी 2 और 5 आया। हालांकि ये अलग बात है कि 2 बार आया है, उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम देखो, कोई भी अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार तो 2 आना चाहिए और एक बार क्या आना चाहिए? कम से कम। अधिक बार 5 कितना भी आए, 2 कितना भी आए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, मतलब वो 0 समाप्त कभी हो ही नहीं सकता। नहीं समझे? अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 दोनों एक साथ अगर नहीं मिल रहे हैं कम से कम एक बार, तो कभी 0 समाप्त नहीं होगा। और यहाँ सवाल क्या कहता है? 6 का अभाज्य गुणनखंड चेक करो भाई। 6 का कहा था ना कि 6 पर घात n है। 6 पर घात क्या है? n है। तो 6 पर घात जो n दिखाई दे रहा है, तो 6 का करो ना अभाज्य गुणनखंड। भाई 2 से करोगे, ठीक है, 2 तो आ गया, ये आएगा 3, फिर 3 से करोगे क्या आएगा? तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे क्या मिल गया? क्या इसमें 5 आया है? केवल क्या मिल गया? केवल क्या मिला है? क्या इसमें कहीं 5 दिखाई दे रहा है? तो कोई भी संख्या हो,
और इसे कह दे कि 6 पर घात n, 7 पर घात n, 8 पर घात n, 10 पर घात n, कुछ भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड कह दे कि उस पर प्राकृतिक संख्या n इस पे पावर कर दे और कहे बताइए कि क्या वो 0 पे समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले उस अंक का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 6 का निकाला गया, इसी तरह जिसका पूछेगा उसका निकालना। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 कम से कम एक बार आता है तो वह होता क्या होता है, उसका जब उसको एक्सपेंड करेंगे, कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो क्या होगा, 0 समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? दोबारा बता दें। तो अब देखो, जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड किए 6 का, तो क्या हमको केवल 2 और 3 मिल गया। मतलब 6 पर घात जो n दिया हुआ है, 6 पर घात n, मतलब इस n के जगह पे इस किसी भी प्राकृतिक संख्या को रखा जाएगा, वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 तब समाप्त होगी जिस अंक के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार तो 5 और एक बार क्या मिलना चाहिए, ये आएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सवाल तो ऐसे है। तो आप इसको दिखा देंगे, भैया हम 6 का किए, 6 पर एक घात लिखे तो ये आया, दूसरा रखे तो ये आया, तीसरा रखे तो ये आया। इतना करना चाहो तब भी ठीक है और नहीं भी करोगे तब भी ठीक हो जाएगा। केवल इतना लिख दो कि भैया 6 का अभाज्य गुणनखंड किए जिसमें हमको क्या मिल गया, 2 और 3 मिल गया, और जबकि हमको क्या चाहिए, 2 और 5 क्या चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक भाषा, अपने भाषा में। देखो, जो तुम्हारी किताब में आंसर देगा वो भी सही है, जो तुम लिख दोगे वो भी सही है, ना हिलाओ, जो तुम लिख दोगे वो भी सही है। जैसे होता क्या है, आप इसमें अपने हिसाब से लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। क्या कि भैया हम कहेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 मिल रहा है, जो 0 पे कभी समाप्त नहीं होगा। 0 पे समाप्त होने का कंडीशन क्या है, 2 और 5 मिलना चाहिए। सॉरी, क्या बोले, कुछ बोल नहीं रहा, 2 और 3 मिला था ना इसके अभाज्य गुणनखंड में। तो हम क्या करेंगे, इसमें लैंग्वेज बना के लिखेंगे कि 6 पर घात n कभी भी 6 पर घात n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 मिल रहे हैं, जबकि हमको 2 और क्या चाहिए, 5 चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रहा सबको? इसको फटाफट नोट कर लीजिए और अपने मन से लिख लो, जो लिख दो वही सही है। अब क्या है, आप क्या जानते हो कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य क्या होती है? चंद्रकेश देखो, 7, 11, 13 और 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये सब। आप थोड़ा ध्यान सुनो, इसमें हमसे पूछा गया कि आप हमको ये बताइए कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये बात समझ में आ रहा सबको? हमको ये बात बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। जबकि आप देखेंगे तो 7 है, 11 है, 13 है, ये सब के सब क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह संख्या बढ़ती हैं। उसको अभाज्य संख्या पे बहुत डिटेल में चर्चा किया गया। यहाँ देखो, समझे? तो हमको ये चेक करके बताना है कि भैया ये भाज्य संख्या क्यों है। भैया भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, वो ये कहता है कि वे संख्याएं जिनका कम से कम 3 और अधिक से अधिक कितना भी गुणनखंड, मतलब 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और अभाज्य क्या कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ कितने गुणनखंड होना चाहिए, भाई 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड या 3 से अधिक गुणनखंड होने क्या मतलब है। एक बार 1 मिनट में जो लड़के नहीं भी आए थे उनके लिए मैं चर्चा कर देता हूं कि ये गुणनखंड क्या होता है। कि जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं ये 4 है, तो 4 के नीचे हम कह देते हैं कि 1 है, मतलब 4 को 1 डिवाइड करेगा, 4 को 4 भी डिवाइड करेगा और 4 को 2 भी डिवाइड करेगा। ए बालक, 1, 2, 3, अगर जो नीचे देखो, गुणनखंड होने का मतलब यह है कि 4 को कितने लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 डिवाइड किया, 1 तो 2, 4 डिवाइड कर रहा है और क्या कर रहा है, 2। मतलब जितने लोग डिवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं। मतलब 4 के 3 गुणनखंड हो सकते हैं, 1, 4 और 2। अब बात की जाए अभाज्य, ये भाज्य था। अभाज्य की बात करेंगे तो जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि अगर 3 है तो 3 को 3 के अलावा, 3 को 3 के अलावा और 3 को 1 के अलावा और कोई संख्या डिवाइड नहीं कर सकता। मतलब इसके सिर्फ कितने गुणनखंड है, 2। देखो 1 और 2, मतलब फिर समझो, जितने संख्याएं, मतलब एक संख्या को जितने संख्या डिवाइड करती है वो उसका गुणनखंड हो जाता है। तो 4 को 3 लोगों ने किया तो ये भाज्य संख्या हो गया।
3 को 2 ही लोग किए, तो परिभाषा ये कहता है कि जिसका 2 गुणनखंड होता है उसको भाज्य संख्या अभाज्य कहते हैं, और जिसको 3 लोग करते हैं उसको भाज्य संख्या कहते हैं, 3 या 3 से अधिक गुणनखंडों को। तो यहां तक बात क्लियर है। अब यहां देखिए हल, सवाल नंबर 6 का हल देखिए, हम लिखते हैं, लिखा हुआ है कि 7, ठीक है भैया, गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का क्या लिखा हुआ है अब थोड़ा ध्यान से देखो, 7, 11 और 13 ये तीनों गुणा में है, और यहाँ एक प्लस क्या है 13 है। तो इन दोनों में से देखा जाए तो कई बार आपको बताया है, बहुपद में पढ़ाया गया था कि अगर लिखा जाए कि x, y और z है, अगर ऐसा लिखा हो तब भी, और x गुणे y गुणे और z लिखा है तब भी, ये तीनों के दोनों क्या है, वो एक पद में ही है। कितना पद में है? एक पद में। अरे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी समझाए थे ना। अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 कुछ भी लिख दें, ये सब के सब कितने पद में है? एक पद। जब जब गुणा लगेगा मतलब वो एक पद में है। अगर हम अब इस अंकों में मत कहना सर ये 2 3 4 5 6 है तो एक पद ही, लेकिन ये अब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,456, लेकिन इसके बीच में गुणा लग गया तो ये 2 हो गया, 3 4 5 6 अलग अलग हो गया। समझ रहे बात को? तो ये सब के सब एक पदी है। तो आप देखो यहां से यहां तक एक पदी है, और यहाँ इसको प्लस और माइनस के साथ जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा? 2 पद हो गया, एक पद और 2 पद। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है भाई? 13 इधर भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 को हम लोग कर लिए बाहर, कॉमन कर लेंगे। 13 कॉमन तो क्या बचेगा अंदर? यहाँ बचेगा 7 गुणे 11, 13 निकल गया तो इसके जगह क्या बचेगा? प्लस यहाँ से 13 निकल क्या बचेगा? कल ही इस बात पर चर्चा की, अगर तकलीफ को समझाए थे एक कैसे होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हो गया 13, अब इसको देखो गुणा कराओगे तो 77 होगा ना, 11 7 77 और प्लस का 1 तो जोड़ दोगे तो 13, और एक गुणा कितना जाएगा? 78 यानी कि 78। और गुणा में क्या हम 1 लिख सकते हैं क्या? गुणा में 1 लिख सकते हैं ना। आप क्या देख रहे हैं कि 13 78 और 11 कुल कितने लोग गुणा में है? कितने लोग हैं? 3 लोग गुणा में हैं। भाई जब 3 लोग गुणा में हमको मिल गए तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनका कम से कम कितना गुणनखंड होना चाहिए। तो क्या ये 3 मिल गया? 13 78 और 1 दिखाई दे रहा है ना। अगर ये 3 लोग गुणा में है मतलब ये क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। क्या होगा? भाज्य संख्या। अगर सिर्फ 2 लोग होते तो क्या होता? क्या ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हम कहेंगे, अतः इसको लिख लेंगे, इसमें 3 गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड हैं, इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या। क्या? एक लाइन में सुनो, हमेशा आंसर शीट देख के मत जाना, कुछ अपना भी दिमाग खोपड़ी चलाओ। भैया जो हम कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसको हम अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करो। एग्जामिनर भी खुश तुम पे तभी होता है जब तुम अपने भाषा का प्रयोग करते हो। किताबी दिया वो बहुत बढ़िया, वो तो वेल डिफाइन करके देता है, लेकिन कभी अपना भाषा इस्तेमाल करके देखो, उसको लगेगा कि लड़के ने अपना दिमाग लगा कुछ काम किया इसमें। अगला देखो इसमें का ये वाला, इसको देखो, ये लिखा हुआ है कि 7, इसका सेकंड पोर्शन है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का क्या लिखा है? सेम वही पैटर्न पे काम ही करना है। 5 इसमें है, यहाँ देखो, अब 6 से लेकर के 1 तक उल्टी गिनती शुरू करो, सब गुणा में है, वो 1 पद हो गया, और ये टोटल कितने पद है इसमें? दोनों पदों में से क्या कॉमन करेंगे भैया? 5 को करेंगे कॉमन तो अंदर मिलेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 1 लिख भी सकते हैं। और क्या ये बात सबको समझ में आया? तो थोड़ा गुणा कराइए ना भैया। ये देखो 2 का 3 में करा, 3 दूना 6, 6 चौको 24, 24 6 का कितना होता है? 144, और 144 में 7 से गुणा कराओगे तो 144 में तुम 7 से गुणा करा दो तो 7 चौको 28 के 8 हाथ में आ गया 2, 7 चौको 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30 का 0, और हाथ में आ गया कितना? 3, 7 से कम 7 और 3
10। 1000 क्या मिल गया? 1008 और प्लस का 1 भी है तो 5, और यहाँ पे कर दोगे तो 1 जोड़ दोगे तो 100 और यहाँ पे जाएगा 9, होगा ना? तो यहाँ लिखेंगे कि 5 गुणे, अब ये गुणक चिन्ह आ गया ना, तो 1009 और गुणे क्या कर सकते हैं? अब आपको क्या दिखाई दे रहा है भैया? 1 2 3। क्या इसमें भी 3 गुणनखंड दिखाई दिए क्या? कुछ करना नहीं है, यही बात उठा के छाप दो भैया, हमने इसको हल किया और इसमें कुल हमको 3 गुणनखंड दिखाई दिए, अतः यह क्या है? भाज्य संख्या है। क्या समझ में आया सबको? नीति